हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि मैं ये डीएनए रिपेयर सिस्टम का आपका एक लेक्चर, इंट्रोडक्टिव लेक्चर कंप्लीट करवा चुका था, बट उसके बाद देखा कि भाई साहब आपकी जो है रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। ठीक है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई तो बहुत अच्छे से दिमाग जो है वो सुटक गया है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही मेरा 1.5 घंटा ख़राब चला गया हो, बट सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं कुछ नया और बताने की कोशिश करूँगा। तो डीएनए रिपेयर सिस्टम के देखो भाई साहब, आपके ऑलमोस्ट 5 से 6 लेक्चर रहेंगे। ठीक है ना। कितने लेक्चर रहेंगे? 5 से 6 लेक्चर रहेंगे। हम इसमें आपका हर एक प्रकार का जितना भी आपने डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में सुना होगा और जितना ना सुना होगा, हम दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। अब मैंने सुना ना सुना क्यों कहा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक वे जिन्होंने डीएनए रिपेयर सिस्टम को पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक वे जिन्होंने डीएनए रिपेयर सिस्टम का नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है। तो भाई साहब जिसने सुना है, जिसने पढ़ा है, वो ज़रा अपनी नॉलेज को सामटा करके और एक कोने में टिका देना। ठीक है ना, एक कोने में रख देना। और जिसने नहीं सुना तो भाई साहब उसके मज़े ही मज़े आने वाले हैं। ठीक है ना, उसके मज़े ही मज़े आने वाले हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला तो ये आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर देखने के बाद। ठीक है ना। डीएनए रिपेयर सिस्टम के आपके 5 से 6 लेक्चर होने वाले हैं। और याद रख लेना दोस्तों, हमारा चल रहा है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है ना। हमने कम्प्लीटली देखा था रेप्लिकेशन सिस्टम क्या होता है, चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो, चाहे आपका यूकैरियोट्स हो, उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, स्टेप क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, डिटेल में मैंने रेप्लिकेशन आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी पोस्ट रेप्लिकेशन की। पोस्ट रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आपके या तो चेंज हो सकते हैं। अब चेंज था, चेंज अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने 2 प्रकार से चेंज बताया था। चेंज हो सकता है कि लार्जर चेंज हो या फिर हो सकता है स्मॉल चेंज हो। लार्जर चेंज होगा तो मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन बताया था कि ये जो है रिकॉम्बिनेशन होगा। स्मॉल चेंज होगा तो मैंने आपको म्यूटेशन का केस बताया था। अगर लार्जर चेंज था तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ था। उसके मैंने आपको टाइप बताए थे कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं। अब ये ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। हर किसी चीज़ की मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो गाइस देख लो। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से आपके चाहे टाइप्स हो, चाहे मैकेनिज्म हो, कहाँ से एग्जामिनर पूछता है, वो सारी चीज़ बता रखी है। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के फिर मैंने आपको 2 मैकेनिज्म बताई थी, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फिर मैंने इसके टाइप बताए थे, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें बताई थी। फ्रेम शिफ्ट में मैंने आपको डिलीशन बताया था, इसके बाद एडिशन बताया था। मैंने पॉइंट म्यूटेशन में आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है ना। इसके बाद मैंने कुछ रिपीटेड सिस्टम बताया था, जैसे कि अगर आपके CAG का रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ पर मैंने आपको एट्रोफी तथा एक तो मैंने आपको एट्रोफी बताया था एंड एक मैंने आपको शायद एक्जोट्रोफी के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद मैंने आपको CGG के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 2 सिंड्रोम बताए थे, फ्रेजाइल सिंड्रोम बताया था, एक और सिंड्रोम था। तो उन चीज़ों को याद कर लेना। यानी कि अगर देखो ऐसा पिछला आगे को दौड़ पीछे को छोड़ करते हो जा रहे हो ना, तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, आप ऐसा मत करना। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात भी बताई थी कि भाई साहब ऐसा है कि इस जो भी आप मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट में आने वाला होता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है, यहाँ से लिख करके रख लो कि आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आने वाला है, ये श्योर है। तो हमको जो है कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो ये मैंने जो आपकी ये इतना टाइमिंग वेस्ट किया है ना, स्टार्टिंग में मैं आपको रिवीजन करवा रहा था कि किस प्रकार से मोलिकुलर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं।
और दोस्तों एक और मज़े की बात बताऊं कि डीएनए रिपेयर सिस्टम जहां पर आपका ख़त्म हो जाएगा, समझ लेना कि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हाफ पोर्शन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बचेगा, फिर आरएनए की प्रोसेसिंग बचेगी, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पर कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम कैपिंग वगैरह का सिस्टम देखते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन आ जाएंगे, देन जीन रेगुलेशन आ जाएगा, देन आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समाप्त। यानी कि इस डीएनए रिपेयर सिस्टम के बाद आपकी ज़्यादा नहीं बचती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आइए डीएनए रिपेयर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे बकवास करते हुए, और आप भी कहोगे कि सर हमारा जो टॉपिक था वो था डीएनए रिपेयर सिस्टम, बट पता नहीं आप अचानक कहाँ खींच रहा हूँ। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि मान लो ये कोई आपका डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई आपका डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या होना होता है, डीएनए में होगा आपका रेप्लिकेशन। डीएनए में क्या होगी, डीएनए के अंदर होती है आपकी रेप्लिकेशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन होगी, यानी कि ये समझो ये आपके सेमी कंटिन्यूस रेप्लिकेशन मैंने आपको बता रखी है कि किस प्रकार की आपकी जो है वो रेप्लिकेशन अलाउ होती है, ठीक है ना। ये रेप्लिकेशन होगी, और ये रेप्लिकेशन ही ये जो आपका डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है ये पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में ये डीएनए ही जाता है एक्चुअल में, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि इस डीएनए में आपकी जो है इन्फॉर्मेशन होती है, इस डीएनए पे इन्फॉर्मेशन होती है। आप दुनिया भर के जितने भी इंसान हैं, काला हो, कोई गोरा हो, अंग्रेज हो, अफ्रीकन हो, उनको उठा लेना, उनका डीएनए और हमारे डीएनए की जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आप देखोगे कि 99 पॉइंट डीएनए जो है सिमिलर है, 99 पॉइंट डीएनए क्या है, सिमिलर है। और मैंने आपको पिछली क्लासों में ये भी बता रखा है कि भाई साहब कितने % डीएनए में इंफॉर्मेशन आपकी जो है होती है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको 1.5, ठीक है ना, यानी कि 1.5% डीएनए ऐसा होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है। इसको हम एक्सॉन पार्ट के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन पार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने भाई साहब आपको बता रखी हैं। डीएनए का डबल स्टैंड मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, किसने स्टडी करी थी, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो मेन बात क्या है वो सुनो, कि मान लो भाई साहब ये कोई स्टार्टिंग में डीएनए था, अब इस डीएनए में कोई भी डैमेज आ गया, मान लो डैमेज में वो केमिकल डैमेज हो सकता है, वो अपने आप डैमेज हो सकता है, बाहर से आया हुआ डैमेज हो सकता है, किसी भी प्रकार का डैमेज हो सकता है। तो मान लो ये कोई डैमेज है, ठीक है ना, ये कोई डैमेज है, या फिर यहाँ पर कोई डैमेज आ गया, बाहर से कोई एजेंट आ गया हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना हो सकता है, सिंगल स्टैंड पे आपका डैमेज हो सकता है। ये अगर एक ही स्टैंड पे डैमेज हुआ है तो इसको सिंगल स्टैंड डैमेज बोलेंगे, अगर आपके दोनों स्टैंड पे डैमेज हो रहा है तो उसको डबल स्टैंड डैमेज बोलेंगे। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बाहर से आपका रिएजेंट आ रहा है तो उसमें वो भी आपका डीएनए के अंदर डैमेज कर सकता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब अगर इन डीएनए डैमेज का रिपेयर हमने नहीं करा और इनका रेप्लिकेशन हो गया, इनका जो है रेप्लिकेशन हो गया, अब मान लो इनका जो है ये इस प्रकार से रेप्लिकेशन हो चुका है, इनका क्या हो गया, ये रेप्लिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ देखो डीएनए जो रिपेयर सिस्टम होता है, यहाँ पर भी आपका रिपेयर सिस्टम काम करेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा किस प्रकार से रेप्लिकेशन होने के बाद भी आपका रिपेयर सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। जब आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद भी आपका रिपेयर सिस्टम काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपको पता है, अगर मैं सेल साइकिल की बात करता हूँ तो एम फेज में क्या होने वाला है, एक सेल के 2 बन जाते हैं, एक सेल की 2 सेल बन जाती है सेल साइकिल में। मैं आपको सेल बायोलॉजी में कम्प्लीटली सेल साइकिल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका डैमेज है ये आपकी एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, अगर यहाँ पर हम रिपेयर सिस्टम को अलाउ ना करें तो, ठीक है ना, रिपेयर सिस्टम को अलाउ ना करें तो आप इतनी बात याद रख लेना, एम फेज को छोड़ करके चाहे आपकी G1 फेज हो, S फेज हो, चाहे आपकी G2 फेज हो, ये रिपेयर सिस्टम ऑलवेज एक्टिव होता है, रिपेयर सिस्टम ऑलवेज एक्टिव होता है। और ये ध्यान रखता है कि भाई साहब आपका कहीं पर डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही,
डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये रिपेयर सिस्टम एकदम से एक्टिव होगा, ठीक है ना। अब देखो आपकी सेल के अंदर है तो प्रेजेंट तो है 24 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है। अब ये तभी एक्सप्रेस होगा, तभी एक्टिव होगा जब इसको कहीं पर कोई डीएनए में डैमेज देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, इतनी बात ही तो समझानी थी आपको भाई साहब, ठीक है ना, इतनी बात ही तो समझानी थी। अब यहाँ पर देखो डैमेज किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डैमेज की कि किस प्रकार से डीएनए में डैमेज हो सकता है। तो हो सकता है पहले या तो जैसे कि मान लो ये आपका डीएनए का डबल स्टैंड है, जैसे कि आपको भी पता है डीएनए का डबल स्टैंड है, तो यहाँ पर सिंगल स्टैंड में ब्रेक हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो सिंगल स्टैंड में आ जाए, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम है वो सिंगल स्टैंड में आ जाए। या फिर हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो डबल स्टैंड में आ जाए। डबल स्टैंड में आ गई तो भाई साहब यहाँ पर एक भाग में ये बट जाएगा एंड दूसरे भाग में ये बट जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सिंगल स्टैंड में या फिर डबल स्टैंड में आ गई तो कहाँ पर ज़्यादा डीएनए को खतरा है, डीएनए को खतरा कहाँ पर। तो वैसे तो देखो यहाँ पर वैसे हम अगर देखें तो वैसे ही चमक रहा है कि डीएनए की यहाँ पर 2 खंड होगा, यानी कि 2 भाग होगा। डबल स्टैंड में ज़्यादा खतरा है, सिंगल स्टैंड में कम खतरा है, ठीक है ना, सिंगल स्टैंड में कम खतरा है। अब ऐसा क्यों, इसको मैं आगे भी आपको समझाऊँगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आगे उठाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सिंगल स्टैंड में कम खतरा है, डबल स्टैंड में ज़्यादा खतरा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर ये तो थी आपकी 2 मैकेनिज्म। अब हो सकता है ये जो आपके डबल स्टैंड ब्रेक या फिर सिंगल स्टैंड ब्रेक हो, इनका जो रीजन होता है, इनके जो कारण होते हैं, ये अब आगे लिखे हुए हैं रीजन, ठीक है ना, ये अब आगे लिखे हुए हैं रीजन। ये तो आपके 2 ब्रॉड यानी कि 1 एंड 2, यानी कि ये 2 ब्रॉड आपके वे थे, यानी कि रास्ते थे, जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ इस कारण से इस डीएनए में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो सिंगल स्टैंड ब्रेक हो रहा है या फिर डबल स्टैंड ब्रेक हो रहा है, इसके रीजन क्या है, ठीक है ना। मान लो आपका कोई बाहर से जो है कोई केमिकल आ जाए, बल्कि एडक्ट आ जाए, ठीक है ना, बाहर से कोई केमिकल आ जाए, वो इस डीएनए पे आकर के अटैच हो जाए, तो वो आपका सिंगल स्टैंड कट करवा सकता है या फिर डबल स्टैंड कट करवा सकता है। या फिर वो बल्कि जो एडक्ट आया है वो आकर के आपका वहीं पर आकर के जो है ज्वाइन हो गया है, यानी कि ये आपका कोई भी डीएनए था, मान लो ये आपका कोई भी डीएनए था। अब यहाँ पर कोई भी एक आपका क्या है, एडक्ट आ गया। अब एडक्ट आकर के यहाँ पर जो है ज्वाइन हो गया। जब ये यहाँ पर ज्वाइन होगा और ये रेप्लिकेशन के लिए भाई साहब जाएंगे, तो अब मुझे बताओ क्या रेप्लिकेशन सही प्रकार से हो पाएगा? तो रेप्लिकेशन सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यानी कि बल्कि एडक्ट आ गए। इसके बाद इंटर स्टैंड क्रॉस लिंक आ गई। इंटर स्टैंड क्रॉस लिंक क्या है, मान लो यहाँ पर ये देखो, अब आपको कुछ मैं बातें बता दूं, हालांकि मैंने भी बातें आपको बता रखी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टिव लेक्चर है आपका, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्टिव लेक्चर मतलब इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो प्यूरिन के अंदर क्या आता है आपको पता होना चाहिए। प्यूरिन के अंदर आपका एजी आता है, ठीक है ना, एडेनिन ग्वाइनिन आता है। पायरामिडीन के अंदर क्या आता है, पायरामिडीन के अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो यहाँ पर आपके सीटी आएंगे, यानी कि साइटोसिन एंड थाइमिन आएंगे। अगर आरएनए की बात करूँगा तो साइटोसिन एंड यूरेसिल आएंगे, ठीक है ना। और एजी कट, इनके बारे में मैंने आपको क्लियर कट पढ़ा रखा है आपका कहाँ पर, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कि एजी क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, काफ़ी कुछ बता रखा है आपको। अगर आपने वे लेक्चर नहीं देखे तो भाई साहब बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड समझा रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखो, तो जब आपके डीएनए में ये जो आपको डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर जो पेयरिंग होती है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जो पेयरिंग होती है वो कैसे होती है, तो यहाँ पर ए से कौन होगा, ए से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का बनाते हुए टी जुड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि एडेनिन थाइमिन का यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद जी से आपका सी जुड़ेगा, और यहाँ पर बॉन्ड कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी। तो कुछ इस प्रकार की पेयरिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक ना। अब इस पेयरिंग के अंदर अगर ये क्रॉस लिंक हो जाए इस प्रकार से,
तो आप क्रॉस लिंक होगा तो प्रॉब्लम आने वाली है। इसी को बोला गया है इंटर स्टैंड क्रॉस लिंक, इसी को बोला गया है इंटर स्टैंड क्रॉस लिंक, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि आपके डीएनए में डैमेज किस प्रकार से आ रहा है। इसके बाद बारी आती है बेस मिसमैच की। अब ये बेस मिसमैच क्या होता है वो समझो कि भाई साहब एक के नीचे आना तो था, क्या आपका आना था थायमीन, आना था आपका थायमीन, बट एक के नीचे आपका आ गया है ग्वाइनिन, एक के बाद क्या आ गया आपका, एक के बाद आ गया आपका ग्वाइनिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो बेस है इसकी मिसमैच हो जाता है, इसका मिसमैच हो जाता है, ठीक है ना। इसका क्या होने वाला है, मिसमैच हो जाता है। तो इस प्रकार के आपको मैंने ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज होता है, प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज होता है, यानी कि ये प्यूरिन था, ये दूसरा प्यूरिन आ गया तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया। ट्रांसवर्जन होता तो एक ही जगह क्या आ जाता है, सी आ जाता है, एक ही जगह क्या आ जाता है, सी आ जाता, तब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। इस प्रकार का म्यूटेशन आ गया, इस प्रकार का आपका जो है डैमेज आ गया, उसको बोलते हैं बेस मिसमैच। अब इसको भी देखेंगे कि किस प्रकार से रिपेयर करना है। या फिर आपके एल्काइलेशन एजेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, आपके एल्काइलेशन एजेंट आ जाते हैं, डीएमिनेशन भी हो जाता है। अब ये डीएमिनेशन एल्काइलेशन क्या होता है, एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस लेजन मैंने आपको पढ़ा रखा है, और स्पॉन्टेनियस लेजन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जाता है स्पेसिफिकली डीएमिनेशन के केस में, ठीक है ना। मैंने आपको जब म्यूटेशन इससे पिछले लेक्चर पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि ROS प्रॉब्लम आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी कि जब डीएनए के अंदर ये ROS काम करता है, ये ROS काम करता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आपके 8 ऑक्सोग्वाइनिन हो जाते हैं, क्या आता है 8 ऑक्सोग्वाइनिन, 8 ऑक्सोग्वाइनिन के बाद 8 ऑक्सो एडेनिन हो जाता है, 5 हाइड्रोक्सीसाइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सीसाइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सीथायामीन, 5 हाइड्रोक्सीथायामीन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि FAPY, FAPG एंड FAPG एंड FAPA। इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डीएनए से आकर के बाइंड करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। आई होप गाइज आपको इतनी बातें याद आ रही हो, क्योंकि देखो ऐसे नहीं करना कि हमें आगे की तो दौड़ करनी है, पीछे को छोड़ करनी है, ऐसे बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, जैसे कि मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। देखो अभी तक मैंने हालांकि आपको 3 ही आपकी यूनिट कवर करवाई है, ठीक है ना, 3 यूनिट ही मान लो मैंने आपको कवर करवाई है। तो अगर आप इनको ढंग से भी करोगे ना, तो अगर एक यूनिट आप 4 का एवरेज लेकर के चल रहे हो, यानी कि 40 नंबर की एक यूनिट लेकर के चल रहे हो, जो कि आपकी होती है, जो मैंने आपको तीनों यूनिट करवाई है ना, ये तीनों बड़ी बड़ी यूनिट हैं और 40 नंबर का आपका आता है, 4 तिया 12 120 नंबर के मैं आपको करवा दिया है, ठीक है ना, 120 नंबर का मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। लेकिन जितना करवाया ना गाइज आपकी याद होना चाहिए, मैंने एक एक शब्द जो बोला है आपकी याद होना चाहिए, ठीक है ना। रोस स्पीशीज क्या होती है, स्पॉन्टेनियस लेसन क्या होते हैं, जब हमने म्यूटेशन पढ़ा था। अच्छा मैं अगर आपसे डीएमिनेशन के बारे में पूछूं कि अगर मैं साइटोसिन का डीएमिनेशन करवा रहा हूं, यानी कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप हटा दूंगा तो क्या प्राप्त होने वाला है आपको, ठीक है ना। अगर मैं 5 मिथाइल साइटोसिन करवाऊँगा, 5 मिथाइल साइटोसिन करवाऊँगा, तब आपको क्या मतलब ये 5 मिथाइल साइटोसिन किस में कन्वर्ट होगा, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाइपोजैंथीन में कब कन्वर्ट होता है, जैंथीन में कब कन्वर्ट होता है, कब किसका डीएमिनेशन होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एप्यूरिनेटिक साइट क्या होती है, यानी कि आपकी एपी साइट्स क्या होती है, ये मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ, यानी कि एपी साइट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ाया है इसके पीछे यही रीज़न था कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपका जो है डीएनए में डैमेज आ रहा है।
जब आपको पता होगा ना कि हाँ भाई इस प्रकार से डीएनए में डैमेज आ रहा है, तभी तो आप रिपेयर कर सकते हो। हालांकि टीचर्स क्या करते हैं कि इस डीएनए रिपेयर सिस्टम को पहले पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इस डीएनए रिपेयर सिस्टम को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इस डीएनए रिपेयर सिस्टम को आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कम से कम आपको ये तो पता लगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर थी। इतनी बात पता चली। मुझे पता है आपकी याद अभी नहीं आ रहा, तो एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है ना, वो चीज़ पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद इसको दोबारा देख लेना, तो आपका पक्का होया फिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब रोज स्पेसिस, मान लो आपको कोई एग्जांपल दे करके पूछ ले कि रोज स्पेसिस बताओ क्या हो रहा है, या फिर आपसे एमएमएस के बारे में पूछ ले कि एमएमएस ट्रांजिशन करेगा या ट्रांसवर्स करेगा, और अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो वो एटीजीसी कर रहा है या फिर जीसीएटी कर रहा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको से पूछ ली जाती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन से केमिकल करते हैं, एक्रेडाइन डाई बताई थी मैंने आपको, प्रोफ्लेविन डाई बताई थी, ठीक है ना। बाकी मैंने और भी कहा था कि जितने प्रकार की डाई होती हैं वे सारे के सारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करती हैं, ठीक है ना। बेस मॉडिफायर क्या करते हैं, बेस एनालॉग्स क्या करते हैं, आपकी जो है डाई जो होती हैं वे क्या करती हैं। अगर आपकी जो है आयनिक रेडिएशन कौन सा मतलब डीएनए में किस प्रकार का डैमेज कोज कर रही है, या फिर यूवी रेडिएशन किस प्रकार का डीएनए में जो है किस प्रकार का डैमेज कर रही है, तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा अब काफ़ी कुछ। तो अब बढ़ते हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में। आपको पता लग गया है कि डीएनए में डैमेज किस प्रकार से आ सकता है। जो दो मेन रीजन होते हैं, वे सिंगल स्टैंड एंड डबल स्टैंड ब्रेक, ठीक है ना। यानी कि दो रीजन आपके यही होते हैं जिसके कारण आप कह सकते हो कि हाँ भाई डीएनए में प्रॉब्लम आई हुई है। अब इन दोनों को ही समझना है, ठीक है ना, इन दोनों को ही समझना है। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यानपूर्वक देख लेना, जो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आपको लॉन्ग फॉर्म आगे मिल जाएगी, ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्म आपको आगे मिलने वाली है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रिपेयर सिस्टम, हम बात करेंगे रिपेयर सिस्टम की। अब रिपेयर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है भाई साहब प्रॉब्लम हमारी दो जगह आने वाली है, ठीक है ना। प्रॉब्लम हमारी दो जगह आने वाली है। दो जगह प्रॉब्लम कौन कौन सी आने वाली है, ये हो सकता है कि या तो हमारी डबल स्टैंड पर है, ठीक है ना, या तो डबल स्टैंड ब्रेक हो सकता है, या तो हमारा डबल स्टैंड ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना, डबल स्टैंड ब्रेक, या फिर हो सकता है हमारा सिंगल स्टैंड में प्रॉब्लम आ जाए, सिंगल स्टैंड में ब्रेक हो जाए, यहाँ पर कोई दूसरा केमिकल आकर के जुड़ जाए, मिसमैच रिपेयर हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे जो है या तो डबल स्टैंड ब्रेक हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंड पे प्रॉब्लम आ सकती है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर डबल स्टैंड ब्रेक हुआ तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट, याद रख लेना कितनी, दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होती है इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। एक को बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर HRR, ठीक है ना। एक तो हो गई है ये। दूसरी को बोलते हैं नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है ना, एंड जॉइनिंग NHEJ। अब ये दो प्रकार की डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर आपकी होती है। एक्चुअल में डबल स्टैंड ब्रेक होता क्या है, डबल स्टैंड ब्रेक होता है क्या, वो देख लो। यहाँ पर मान लो मैंने कोई ये आपका डीएनए बना दिया, ये मैंने कोई डीएनए बना दिया है, ठीक है ना, ये आपका डीएनए बन गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है ब्रेक लगेगा, और वो जो है यहाँ पर इतना ये समझ लो, यहाँ से ये बीच में से ये कट गया है, ये क्या हो गया है, ये आपका कट लग गया है। यानी कि इधर का डीएनए ये इधर हो जाएगा एंड इधर का डीएनए ये इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लग चुका है कट, यहाँ पर लग चुका है कट आपका, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंड ब्रेक, इसको बोलते हैं डबल स्टैंड ब्रेक। अब इसको रिपेयर करने के लिए या तो हम सहायता लेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर की, या फिर सहायता लेंगे हम NHEJ की, NHEJ यानी कि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग की, ठीक है। इतनी बात पता चली। तो दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे भाई साहब, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, बट दूसरे लेक्चर में। अभी मैं आपको एक इंट्रो क्लास बता रहा हूँ जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। इसके बाद इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्लियर कट आपको पता होना चाहिए।
डिफरेंस क्या होता है कि जो आपकी HRR होती है यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होती है, ये एरर फ्री होती है, ये एरर फ्री होती है। इस बात को याद रख लेना, ये आपकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरर फ्री, ठीक है ना, एरर फ्री होती है। एरर फ्री का मतलब क्या है कि भाई साहब एक बात देखो कि आपका जो ये कट लगा है, अब इस कट जो लगा है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, मान लो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड थे नहीं पता, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो वे न्यूक्लियोटाइड आपके लॉस हो गए हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड लॉस हो गए हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए हैं, लॉस हो गए हैं आपके। तो जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं, अगर 100% जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं उनकी वापसी हो रही है, यानी कि वे रिपेयर हो रहे हैं, वे दोबारा से जब इसको सही करवाया जाएगा डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर को, अगर वे दोबारा से आ रहे हैं, वे दोबारा से आ रहे हैं जो हमारे निकल गए थे, तो इसको बोलते हैं एरर फ्री, इसको बोलते हैं एरर फ्री। तो HRR जो होता है ये एरर फ्री होता है, ठीक है ना, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, तो ये एरर प्रोन होता है, याद रख लेना, ये एरर प्रोन होता है, ये एरर प्रोन होता है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, एरर प्रोन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड, मान लो 5 न्यूक्लियोटाइड आपके लॉस हुए थे, ठीक है ना, 5 न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए थे, तो ये 5 न्यूक्लियोटाइड जो लॉस हो गए उनकी वापसी जो है इस DNA, जो आपका DNA है, ये DNA का डबल स्टैंड है, इसमें नहीं हो सकती, ठीक है ना, इसमें नहीं हो सकती। यानी कि जो चला गया वो चला गया, लेकिन हाँ ये है कि बाकी का ये रिपेयर हो जाएगा, बाकी का ये रिपेयर हो जाएगा। जो 2 भागों में बटा था वो इनकी अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इनकी अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है एंड ज्वाइनिंग। यानी कि मान लो अगर कट यहाँ पर लग रहा था, एक कट यहाँ पर लग रहा था एंड दूसरा कट यहाँ पर लग रहा था, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एंड की ज्वाइनिंग कर जाती है, यानी कि ये एंड इससे जोड़ दिया जाता है, ये एंड इससे जोड़ दिया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं वे आपके लॉस हो गए, यानी कि एक बार चला गया दोबारा नहीं आने वाला। यानी कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो आपका जो है रिकवर नहीं हो पाता, जबकि HRR में रिकवर 100% हो रहा था, इसलिए इसको एरर फ्री बोला जाता है। और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग को आपका क्या बोला जाता है कि इसको आपका एरर प्रोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 100% रिकवरी नहीं हो रही थी, यहाँ पर जो चला गया भाग वो चला गया, बाकी और भाग आपका बचा हुआ है, ठीक है ना, और भाग बचा हुआ है। तो ये तो था आपका डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, ये था आपका डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। दोनों सिस्टम को, चाहे आपका HRR हो चाहे आपका NHEJ हो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम आपके SSBR की, ठीक है ना, SSBR की, यानी कि सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर की बात करते हैं, ठीक है ना, सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर की बात करते हैं। तो सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर क्या है, यहाँ पर देखो, मान लो ये कोई आपका DNA था, ये आपका कोई DNA था। अब इस DNA में प्रॉब्लम आ सकती है, इस DNA में प्रॉब्लम आ सकती है, मान लो यहाँ पर कोई कट लग गया तो यहाँ पर ये कट लग सकता है, या फिर कोई दूसरा बाहर से कोई रिएजेंट आया, कोई सा केमिकल आया, वो यहाँ पर अटैच हो सकता है, वो यहाँ पर अटैच हो सकता है। या फिर आपकी जो है मिसमैचिंग, यानी कि यहाँ पर तो सही था, जब ये DNA रेप्लिकेट करेगा तो आपको पता है रेप्लिकेशन में यहाँ पर एक ये बनेगा और इसके जैसा ये पेरेंटल होता है, एक स्टैंड पेरेंटल एंड दूसरा स्टैंड आपका न्यू होता है, दूसरा स्टैंड न्यू होता है। तो जब ये रेप्लिकेशन करता है, जब ये रेप्लिकेशन करता है, मान लो यहाँ पर पेरेंटल पर ए था, पेरेंटल पर ए था, अब इसके सामने क्या आना था, टी आना था, लेकिन आपका जी आ गया, जी आ गया, ठीक है ना, यानी कि ये मिसमैच हो गया, ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो ये अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर, प्रॉब्लम दोनों स्टैंड पर नहीं है, प्रॉब्लम आप देखोगे तो प्रॉब्लम आपको एक ही स्टैंड पर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक यहाँ पर आई है ना, तो यानी कि यहाँ पर भी सिंगल स्टैंड में प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सिंगल स्टैंड में प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सिंगल स्टैंड में प्रॉब्लम। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, जो डैमेज होते हैं, उनको हम ठीक करते हैं सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के थ्रू, उनको हम ठीक करते हैं किसके थ्रू, सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के थ्रू हम
ठीक करते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि हम इसको कितने भागों में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले मैं कहूँगा कि डायरेक्ट आपका जो बाहर से कलेक्टिंग एजेंट आए थे या फिर जो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम होती, आप कर दो डायरेक्ट रिपेयर, अब ये डायरेक्ट रिपेयर क्या होती है, ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर वो देख लो, आगे तो हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट रिपेयर में क्या हुआ, मान लो ये कोई, अब मैं ये देखो, अब मैं डबल स्टैंड ना बना करके सिंगल स्टैंड बना रहा हूँ डीएनए का। ठीक है ना, सिंगल स्टैंड बना रहा हूँ डीएनए का। यहाँ पर क्या होता है आपका, मान लो यहाँ पर थायमीन डाइमर बन जाए। थायमीन डाइमर आपने सुना होगा, यूवी रेज के कारण जो है थायमीन डाइमर बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि अब इनको डायरेक्ट ये जो डाइमर बना है थायमीन की, हम देखेंगे कि ये थायमीन डाइमर कहाँ पर बनते हैं। तो डायरेक्ट ये जो थायमीन डाइमर बना है इसको हटा दिया जाए, इसको जो है सही कर दिया जाए, तो ये डायरेक्ट रिपेयर में आ जाता है। किस में आता है, डायरेक्ट रिपेयर में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ थायमीन, अब मैं यहाँ पर प्रोसेस का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है ना, प्रोसेस का नाम लिख रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम डीएनए फास्फोलाइज। ठीक है ना, डीएनए फास्फोलाइज, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ फोस्फोलाइज। अब ये फोस्फोलाइज क्या होता है, इसमें हम डीएनए फॉस्फोलाइज नाम के एंजाइम्स का यूज करेंगे और डायरेक्ट इस थायमीन जो डाइमर बना है इसको अलग करेंगे। ठीक है ना, तो एक तो पढ़ेंगे हम ये वाला सिस्टम। ठीक है ना, ये भी आपका एक अलग सिस्टम है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे, आपने नाम सुना हो आई थिंक या फिर ना सुना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, O6 मिथाइल ग्वाइनिन। क्या होता है इसमें कि आपका जो ग्वाइनिन होता है, ये जो ग्वाइनिन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है O6 में, यानी कि जो आपकी 6 पोजीशन होती है, जो कार्बन की 6 पोजीशन होती है, उसमें आपका क्या आ जाता है, ऑक्सी कंडीशन आ जाती है, उसमें आपकी ऑक्सी कंडीशन आ जाती है, यानी कि ये हो जाता है फिर आपका O6, इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं, O6 ग्वाइनिन। तो अब इस O6 ग्वाइनिन को O6 मिथाइल ग्वाइनिन को हम डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, देखेंगे आगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट रिपेयर करते हैं। याद रख लेना, इन दोनों के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर हम एंजाइम्स को अप्लाई करेंगे और दोनों की दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें ना ही हमें कोई कट करना है, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा पॉलीमराइजेशन करवाना है, यानी कि ये डायरेक्ट हो रहा है। ये रिपेयर कैसी हो रही है आपकी, ये डायरेक्ट रिपेयर हो रही है, इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर। गाइज आगे प्रोसेस के नाम क्या है, कंप्लीटली लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म ही देख लो समझने के लिए। तो ये था आपका डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है ना, ये था डायरेक्ट रिपेयर। अब दूसरे नंबर हम दोनों को पढ़ेंगे, आपका एक लेक्चर ले लेंगे ये O6 मिथाइल ग्वाइनिन एंड आपका जो फास्फोलाइज, आपके जो है एक लेक्चर लेने वाले हैं ये 2 टॉपिक। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप का आता है डैमेज रिमूवल। क्या आता है, डैमेज रिमूवल आपका जो है आता है। अब डैमेज रिमूवल में क्या प्रॉब्लम आती है भाई साहब, डैमेज रिमूवल में क्या होता है वो देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एक सिंगल स्टैंड। ठीक है ना, सिंगल स्टैंड मैंने ये बना दिया। ठीक है, सिंगल स्टैंड बना दिया। तो यहाँ पर कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लो इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपका थायमीन डाइमर बन जाए। अब आप कहोगे कि सर थायमीन डाइमर बनना है तो इसको तो हमने डायरेक्ट रिपेयर से सही कर दिया था। ठीक है ना, डायरेक्ट रिपेयर से सही कर दिया था। मैं कहूँगा कि भाई साहब ये जो आपका फास्फोलाइज है ना, ये सब जगह काम नहीं करता, ये हमारे अंदर काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो एंजाइम्स है डीएनए फास्फोलाइज वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता, वो नॉन प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। यानी कि और हम कैसे, हम तो प्लेसेंटल हैं,
हम कैसे हैं, हम प्लेसेंटल हैं, तो हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। और अगर हमारे अंदर थायमिन का डाइमर बनना है तो हमारे अंदर किस प्रकार से सही होगा, वो हमें सही करना है ना। तो यहाँ पर जो थायमिन डाइमर होगा उस प्रकार को भी सही करना है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम आपकी ये हो सकती है। अब आपको पता लगा होगा कि आपके डायरेक्ट रिपेयर में भी थायमिन का होता है, और डैमेज अगर रिमूवल हो रहा है, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि डैमेज रिमूवल होता है क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रख लेना, थायमिन का डाइमर हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपकी मिसमैच पेयरिंग हो जाए, यहाँ पर मिसमैच पेयरिंग हो जाए, यानी कि जो आपका टेम्पलेट था वहाँ पर आपका क्या था, टी था, और टी के नीचे आपका क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर आ गया सी। ये अब मिसमैच हो गया, तो इस मिसमैच को भी हटाना है। क्या होना है कि इस मिसमैच को भी हटाना है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब हो सकता है कि बाहर से कोई केमिकल आए, बाहर से कोई केमिकल आए और केमिकल आकर के वो अल्टर कर दे, बेस पेयर को अल्टर कर दे, वो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बाहर से कोई केमिकल आए और वो जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसको ही हटा दे, यानी कि वो बना दे एपी साइट्स। वो क्या कर दे, वो आपका एपी साइट्स बना दे, एपी साइट्स बना दे, यानी कि ऐप यूरिनेटेड साइट्स बना दे। एपी साइट्स क्या होती है मैं आपको म्यूटेशन में बता चुका हूँ, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इतने प्रकार के डीएनए डैमेज हो रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, जो भी इलाका, जो भी डीएनए का रीजन आपका डैमेज हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। मान लो यहाँ पर ये जो है इतना पोर्शन थायमिन का बनना था, यानी कि थायमिन डाइमर का बनना था, तो इसको अब डायरेक्ट रिपेयर नहीं करा जाएगा। इसको क्या होगा, इसको यहाँ से इतने भाग को कट कर दिया जाएगा, इतने भाग को यहाँ से ये कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपका डीएनए का भाग डैमेज हुआ है उसको कट कर दो, उसको बाहर निकाल दो। तो इस प्रकार के जो आपकी रिपेयर सिस्टम होती है उसको बोलते हैं डैमेज रिमूवल। उसको क्या बोलेंगे, डैमेज रिमूवल बोलेंगे। अब इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा VER, यानी कि वेस एक्सीजन रिपेयर, वेक्स एक्सीजन रिपेयर। यहाँ पर क्या करते हैं वो देखेंगे हम। इसके बाद आपने नाम सुना होगा NER, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। इसके बाद मिसमैच रिपेयर, MMR लिख रहा हूँ, मिसमैच रिपेयर, समझ जाना, ठीक है ना। ये हम करते हैं। तो अब हमें पता कैसा लगे कि कहाँ पर हम अपना BR को यूज करें, कहाँ पर NER को यूज करें, कहाँ पर MMR को यूज करें। हमें पता कैसे लगेगा कि एपी साइट पर कौन सा होना, थायमिन का डाइमराइजेशन हो रहा तो वहाँ पर क्या होना है। तो अभी के लिए खाली ये बात याद रख लेना गाइज, आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि जो आपका BER होता है ये केवल और केवल माइनर वेस न्यूक्लियोटाइड, यानी कि कुछ ही न्यूक्लियोटाइड पर काम करेगा। अगर 1, 2, 3 न्यूक्लियोटाइड आपके ख़राब होते हैं, उनमें कोई चेंज आता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर आपका BER काम करेगा, वेस एक्सीजन रिपेयर काम होगा। यानी कि माइनर रिपेयर कौन करेगा, याद रख लेना, छोटी रिपेयर कौन करेगा, VER करेगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। अभी बात करेंगे हम आगे, क्योंकि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको मैं लास्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा जहाँ पर आपको HRR भी मिलेगा, NHEJ भी मिलेगा। आपको सारे के सारे जो है एक एक लाइन में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, सारे के सारे एक एक लाइन में मिलने वाले हैं। कहाँ पर कौन सी प्रोटीन आनी है, कौन सा एंजाइम्स आने वाला है, वो सब चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद NER जो होता है, जो आपका NER होता है, यहाँ पर एक्चुअल में काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है। यानी कि BER में आपके कुछ ही न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है। बट NER में ऑलमोस्ट याद रख लेना, यहाँ पर आपके 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है, ठीक है ना, 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है NER में जब रिपेयर करते हैं, ठीक है ना।
अब हटाने के बाद किस प्रकार से सही करते हैं तो वो आपके समझ में खैर आगे आएगा, ठीक है ना। किस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज का काम करते हैं, वो आपका जो है रेप्लिकेशन कराती है, किस प्रकार से फिर फिलिंग होती है, तो वो सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद BER NER में आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आपका BER होता है ये आपके माइन्योर रिमूवल कराता है, जबकि NER जो आपका वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो आपके वेस पेयरिंग है उनको जो है रिमूव करवाता है, ठीक है ना। एक बात और याद रख लेना, जो आपकी NER है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली याद रख लेना, अगर आपको कहीं भी डीएनए डिस्टोर्शन देखने को मिला, ये शब्द देखने को मिला ना कि डीएनए का डिस्टोर्शन हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है, डिस्टोर्शन हो रहा है, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसका डिस्टोर्शन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, डिस्टोर्शन हो रहा है। यानी कि क्या मतलब कि पहले डीएनए, मान लो डीएनए ये है, ये कोई डीएनए है, तो यहाँ पर जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से आपको जो है डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा है। तो डिस्टोर्शन, डीएनए डिस्टोर्शन के लिए ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज हम यूज करेंगे NER का, NER रिपेयर मैकेनिज्म का यूज करेंगे भाई साहब। ये अपने जो है पल्ले बांध लेना, ठीक है ना, ये जो है आप जो है याद कर लेना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। मिसमैच रिपेयर, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, अगर कोई भी आपका मिसमैच रिपेयर हो, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो अगर मिसमैच हो जाए तो ये जो है आपका तब काम करता है मिसमैच रिपेयर। अब देखो यहाँ पर आपको दो बात, एक बात तो ये है कि कौन सा सिस्टम कब काम कर रहा है, दूसरी बात आपको पोजीशन भी याद रखनी है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा आपका जो है वो रिपेयर सिस्टम काम कर रहा है। यानी कि कौन सा रिपेयर सिस्टम, तो देखो रिपेयर सिस्टम अब आपके जो मेनली रिपेयर सिस्टम होते हैं वे 2 वक्त काम करते हैं, यानी कि 2 टाइम काम करते हैं। एक तो जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तब, यानी कि जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तब, और एक आपका आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, एक काम करते हैं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको ये 2 बात भी याद रखनी है दोस्तों कि आपका कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा सिस्टम है कि वो डीएनए रिपेयर के समय काम कर रहा है, और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए रिपेयर के बाद काम कर रहा है, यानी कि आफ्टर डीएनए या फिर पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन काम कर रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो कि मैं आपको जब करवाऊँगा, जब ये सिस्टम पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्ट रिपेयर देख लिया, डैमेज रिमूवल देख लिया, एक तीसरे नंबर का और रिपेयर सिस्टम आता है सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में, उसको बोलते हैं हम डैमेज बाईपास। क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, डैमेज बाईपास। अब ये डैमेज बाईपास का मतलब क्या है भाई साहब, तो डैमेज बाईपास का मतलब देखने के लिए मुझको इतना आई थिंक अब ये जो है ये हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इतना हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा आप अच्छे से समझ पाओगे कि डीएनए बाईपास सिस्टम होता क्या है। अब मान लो डीएनए जो है, मैं यहाँ पर आपको बना के ही दिखा देता हूँ कि मान लो ये आपका जो है डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए की हो रही थी रेप्लिकेशन, डीएनए की क्या हो रही थी, डीएनए की चल रही थी भाई साहब आपकी इस प्रकार से रेप्लिकेशन। अब मान लो भाई साहब, ठीक है ना, जैसे मैथ में मानते हैं कि यहाँ पर डीएनए में प्रॉब्लम है इस जगह पर, ठीक है ना, डीएनए के इस वाले इतने पार्ट में है प्रॉब्लम जो पेरेंटल है, ये कैसा है, ये पेरेंटल है, और ये जो नया बनना है इसको बोलते हैं न्यू या फिर डॉटर आपका स्टैंड, ठीक है ना, या तो न्यू स्टैंड या फिर डॉटर स्टैंड के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर एन लिख रहा हूँ, एन का मतलब न्यू, ठीक है ना, एन का मतलब न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यू स्टैंड है। मान लो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखेगा तो यूँ तो अगर सही मायनों में बात करूँ तो इसको रुक जाना चाहिए था, रेप्लिकेशन को रुक जाना चाहिए था, बट यहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर ये इसको बाईपास करेगा, इस प्रकार से बाईपास करने के बाद अब ये दोबारा से अपने जो है रेप्लिकेशन करना ऐसा स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। आई थिंक ये जो है ये ऐसा आएगा और ये ऐसा,
ठीक है ना। तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताने की कोशिश करूँ कि आपने जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम्स है, जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम्स है, प्रोकैरियोटिक्स में बात करूं तो आपने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देखा होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देखा होगा। अगर मैं यूकैरियोटिक में बात करूं तो वहां पर आपने डेल्टा एंड एप्सिलॉन सुने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो एंजाइम्स चेंज होगा, एक तो एंजाइम्स चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कलर बना है यहाँ पर एंजाइम्स दूसरा आ गया है, ये एंजाइम्स आपका चेंज होया होगा। मैंने आपको जब मैं आपको रेप्लिकेशन बता रहा था प्रोकैरियोटिक में, तो जो मैंने छोड़े थे जो आपके एंजाइम्स थे वे 4 और 5, याद होगा आपको, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 एंजाइम्स जो थे, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज में छोड़े थे। इसके बाद अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो ईटा, याद रख लेना, ईटा, जीटा, थीटा, ये पॉलीमरेज थे, ठीक है ना, जो कि आपका इस प्रकार के डीएनए को, डीएनए डैमेज का बाईपास करवाते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से जो डीएनए पॉलीमरेज है उनकी स्विचिंग होती है, उनकी क्या होती है, स्विचिंग होती है। तो किस प्रकार से होती है हम आगे बात करेंगे। तो ये था आपका डीएनए बाईपास। डीएनए बाईपास में मेनली दो, याद रख लेना, हम दो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक को बोलते हैं TLS, यानी कि ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, ठीक है ना। अब ये TLS क्या होती है बात करेंगे हम आगे डिटेल में। एक होता है SOS। SOS की फुल फॉर्म मैंने गाइज आपसे पिछले लेक्चर में भी पूछी थी, ठीक है ना, और काफ़ी सारों ने उसका आंसर भी दिया है, तो अच्छी बात है। जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में ये बात की, इसकी फुल फॉर्म देखी थी ना, तो मैं जैसे मिस्टर टीचर ने पूछी कि SOS की फुल फॉर्म क्या थी, मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुई कि सेव आवर सोल, सेव आवर सोल, ठीक है ना। बट इसकी ये फुल फॉर्म नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो भाई साहब, आपको HRR अलग लेक्चर में मिलेगा, NHEJ अलग लेक्चर में मिलेगा, डायरेक्ट रिपेयर अलग लेक्चर में मिलेगा, VER एक इसका सेपरेट लेक्चर होगा, NER इसका सेपरेट लेक्चर होगा, MMR इसका सेपरेट लेक्चर होगा, डैमेज बाईपास इसका अलग लेक्चर होने वाला है। बट आपको ये चीज़ नहीं भूलना कि कौन सी रिपेयर सिस्टम कब काम करेगी, ठीक है ना, कौन सी रिपेयर सिस्टम में क्या हो रहा है, यानी कि डीएनए का रिमूवल कब हो रहा है, डीएनए का बाईपास किस में हो रहा है, और डायरेक्ट रिपेयर में कौन सा काम कर रहा है, डबल स्टैंड ब्रेक में कौन कौन से काम कर रहे हैं, एरर फ्री कहाँ पर काम हो रहा है, एरर प्रोन कहाँ पर काम हो रहा है, सिंगल स्टैंड ब्रेक में आपके क्या क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। अब देखो यहाँ पर ये आप लेक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्लाइड अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर है, तो यहाँ पर आपको पहला मिलेगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। यहाँ पर आपको एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका किस प्रकार से यहाँ पर डैमेज को फ्री रिपेयर किया जाएगा, तो ये एरर फ्री किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आगे देखेंगे। इसके बाद नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, इसकी फुल फॉर्म है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ये आपका एरर प्रोन होता है, ये आपका एरर प्रोन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल स्टैंड डीएनए ब्रेक रिपेयर में, ठीक है ना, सिंगल स्टैंड डीएनए ब्रेक रिपेयर और वेस चेंज स्ट्रक्चर डिस्टोर्शन, यानी कि जहाँ पर आपका डीएनए का जो है डिस्टोर्शन हो जाता है, उसको अगर रिपेयर करना होगा तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 3 मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। एक होता है डायरेक्ट रिवर्सल और डायरेक्ट रिपेयर भी इसको बोल दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए फोटोलाइज जो कि काम क्या करता है, थायमीन टू थायमीन, जो थायमीन डाइमराइजेशन होता है उसको अलग करता है। O6 मिथाइल ग्वानिन क्या काम करेगा, ये ग्वानिन के 6 पोजीशन से मिथाइलिन को हटाएगा,
ठीक है ना। इन दोनों के लिए एंजाइम्स काम करते हैं जो कि डायरेक्ट काम करते हैं। एंजाइम्स के नेम इम्पोर्टेंट है एंड उनके जो कोफैक्टर हैं वे इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डैमेज रिमूवल की बात करेंगे तो BER यानी कि वेस एक्सचेंजर रिपेयर, NER न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर रिपेयर, मिसमैच रिपेयर। VER एंड ER में सबसे बड़ा मतलब डिफरेंस क्या है, ये VER जो होता है ये माइनर, याद रख लेना, माइनर अगर ब्रेक है यानी कि माइनर प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करेगा, जबकि NER क्या होगा, अगर आपके जो है वो डैमेज ज़्यादा है तब ये NER प्रॉब्लम करेगा। एक्चुअल में हम कहते हैं कि अगर DNA के अंदर डिस्टॉर्शन आ गया, DNA के अंदर डिस्टॉर्शन आ गया है तो डिस्टॉर्शन का जो रिपेयर है वो हम NER से करेंगे, ठीक है ना, NER के थ्रू करेंगे। मिसमैच रिपेयर क्या होता है बात करेंगे हम आगे। अब देखो ये जो आपको चमक रहा है ना, इनकी मैकेनिज्म अलग है, इनके अंदर प्रोटीन अलग है, आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। इसके बाद डैमेज को बाईपास यानी कि TLS यानी कि आपके ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस किस प्रकार से होती है, सोर्स यानी कि स्ट्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्स किस प्रकार से काम करता है बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई भाइयों, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैंने आपको पीछे एक मैनर बताया, ठीक है ना, ये आप कभी मत भूलना, ये आप कभी भी मत भूलना, ठीक है ना, इतनी बात मत भूलना। अब आपको जो है कुछ भी दे दिया जाए, अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ समरी लिखी हुई है कि किस प्रकार के DNA में, मतलब DNA रिपेयर सिस्टम में किस प्रकार का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार का यूज करते हैं। मान लो कोई मिसमैच है तो मिसमैच में क्या करेंगे कि आपके जो है रेप्लिकेशन एरर आ सकते हैं, इंक्लूडिंग मिसपेयर बेस एंड स्टैंड स्लिपेज। स्टैंड स्लिपेज क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया था कि स्टैंड स्लिपेज क्या होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इन प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं मिसमैच के थ्रू। डायरेक्ट में हम प्राइमिडीन डाइमर, जिसमें हमने थायमीन डाइमर देखा था, ठीक है ना, थायमीन डाइमर की बात करी थी, याद रख लेना, थायमीन डाइमर की बात करी थी। अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्टरेशन हमने O6 मिथाइल ग्वाइनिन की बात करी थी, याद रख लेना, ठीक है ना। ये दो नंबर में एक्चुअल में आपसे पूछे जाते हैं, ये दो नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। वेस एक्सीजन में यानी कि VER में क्या करेंगे तो ये एक मिनट, इसको मैं सही करके लिखने की कोशिश करता हूँ, कोई नहीं लिखा हुआ है, यही मान के चलो आप, VER, ठीक है ना। एबनॉर्मल बेसेज आ जाए, आपके मॉडिफाइड बेसेज आ जाए, पिरामिडीन डाइमर आ जाए, ये आपका बेस एक्सीजन रिपेयर से ही काम करेंगे। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में आपका DNA डैमेज दैट डिस्टॉर्ट, यहाँ पर देखो डिस्टॉर्शन शब्द को मत भूलना, न्यूक्लियोटाइड की यही पहचान कि इसमें आपको डिस्टॉर्शन शब्द देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन शब्द देखने को मिलेगा। होमोलॉजी DNA रिपेयर, ये आपके चाहे नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ये दोनों आपको DNA डबल स्टैंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब आपको जो है कुछ भी आपसे पूछ ले जाता है, अब आप बड़े ही आराम से इनको कवर कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपका जो है वो ख़त्म होता है ये लेक्चर, जो कि आपका एक बेसिक लेक्चर था, ठीक है ना, एक बेसिक लेक्चर था। तो हम बात करेंगे होमोलोगस, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से, उसके बाद NHEJ को पढ़ेंगे, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह देखेंगे, फिर हम चलेंगे आपके सिंगल स्टैंड ब्रेक रिपेयर पे। तो दोस्तों ये लेक्चर को मैं यहीं पर आपका जो है मतलब समाप्त करता हूँ। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर करना मत भूलो, ठीक है ना। तो चलिए आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।